मुंबई की चर्च गेट स्टेशन के बाहर एक पुरानी टूट-फूट वाली फुटपाथ पर बारिश की बूंदें धूल और थकान के साथ मिलकर जमीन को धो रहे थे। हर तरफ से हॉर्न, ट्रेन के ब्रेक्स और लोगों की चीख पुकार की आवाजें आ रही थी, पर इन सब के बीच एक आवाज थी जो सब कुछ चीर के दिल तक पहुंचती थी। एक अंधा भिखारी रावी जो मिर्जा गालिब के पुराने शेर गा रहा था। उसकी आवाज में ना संगीत था, न सुर, पर दर्द था। ऐसा दर्द जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। उसके हाथों में एक पुरानी छती हुई लोहे की कन थी, जिसमें रोज बस 3 या 4 रुपए गिरते थे। लोग गुजरते थे, कुछ देख कर मुंह मोड़ लेते, कुछ बिना देखे ही। पर उस दिन सुबह कुछ अलग था। रवि जब अपने हाथों से एक गंदी गीली प्लास्टिक की बोरी में कुछ धुंध रहा था, उसके हाथ किसी छुपे खजाने को छू गए। एक गर्म, मुलायम और भरी चीज थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो। उसने उसे बाहर निकाला और रुका। वो एक कंगन था, सोना, जमीन से भरी हुई। हर कोने पर छोटी छोटी हायरें चमक रही थी। रावी अंधा था, पर उसकी उंगलियों ने महसूस कर लिया, यह आम चीज नहीं थी। यह किसी रानी का गहना लगता था, किसी की यादों का निशान। एक पल के लिए उसने उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ा। उसके पास कुछ भी नहीं था, पर अब एक ऐसी चीज थी जिसके साथ शायद पूरी दुनिया बदल सकती थी। उसके पास बैठे एक भूखे, छोटी सी हड्डियों वाले कुत्ते ने अचानक चीख कर भौंकना शुरू कर दिया, जैसे उसने भी महसूस किया हो कि यह कंगा सिर्फ सोना नहीं, एक भयानक राज भी छुपाए हुए हैं। उसी वक्त मुंबई के कोलाबा में एक बड़े बंगलों के एक कमरे में मीरा, एक 17 साल की बहरी लड़की, अपने तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। उसके आंसुओं की कोई आवाज नहीं थी, पर उसका दर्द उसके हाथों के लिखे लफ्जों में था। एक डायरी में लिखा, माँ, मैंने उसे खो दिया। कंगा उसका था, वही कंगा जो उसकी माँ ने मौत से पहले उसके हाथों में दिया था, कहकर, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। माँ की मौत के बाद मीरा उस कंगन को हमेशा अपने साथ रखती थी, अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म के छुपाए जेब में, जैसे उसमें माँ की रूह हो। पर 2 दिन पहले उसने गलती से उससे अपने पिता के रेस्टोरेंट में लंच के वक्त खो दिया था। मीरा के पिता जज अरुण देव शर्मा महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक थे, पर घर के अंदर उनका चेहरा कुछ और था, ठंडा, कठोर और बेजान। मीरा कभी कुछ कह नहीं पाई थी और उन्होंने कभी कुछ सुनना नहीं चाहा। कंगा खो गया था और मीरा के पास माँ का कोई निशान नहीं बचा था। उधार रवि ने कंगा को देखा नहीं था, पर महसूस किया था। हर कोने, हर मोहर उसके हाथों में झलक रही थी, पर इस दौलत ने उसके अंदर एक अजीब सा डर जगाया। क्या करे? बेचे, छुपाए या वापस करे? अगले कुछ दिन रवि ने मुंबई की गलियों में पूछा, किसी का कुछ कीमती सामान खो गया क्या? पर सब लोग या तो हंस पड़ते या उसे दूर हो जाते। एक आदमी जिसने सूट पहना था और BMW के सामने खड़ा था, उस कंगन को देखकर बोला, बेच दे, ये तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। और हंस पड़ता है जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। रवि का दिल कांप गया। उसने कंगन अपने पुराने बैकपैक के नीचे सबसे छोटी जेब में छुपा दिया। उस दिन उसने डिनर नहीं किया, सिर्फ टेंपल के बाहर बैठकर सोचता रहा, ये छुपाना सही है या ये भी एक पाप है? अगले दिन रवि ने डिसाइड किया कि वो सच का रास्ता चुनेंगे। उसने किसी से सुना था कि शर्मा साहिब की बेटी बहरी है और उसकी माँ कभी किसी समाज सेवा संस्था में काम करती थी। उसने अपने कपड़ों को जितना हो सके साफ किया, हाथ मुंह धोकर शर्मा कोठी के गेटे पर गया। गेट के बाहर खड़ा होकर बोला, मुझे अंदर जाना है, मुझे कुछ वापस देना है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसका मजाक उड़ाया, ओए अंधे, तू क्या वापस देगा? सामान चुराने आया है क्या? उसने रवि को धक्का दे दिया। रवि जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से कंगन निकालकर धरती पर गिर गया और कुछ पलों के लिए चमका। उस चमक में सच छुपा था। उस समय मीरा फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसकी आंखें उस चमकते कंगा पर टिक गई। उसका दिल उस मोमेंट में रुक गया। यह वही था, माँ का कंगा। मीरा ने भागना चाहा, नीचे दौड़ना चाहा, पर उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें किसने कहा यहां आने को? जज शर्मा गुस्सा होकर बोले। मीरा ने इशारे से नीचे गिरे कंगा की तरफ पॉइंट किया। उन्होंने नीचे देखा और उनकी आंखें थोड़ा देर के लिए ठहर गई, पर फिर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने बुलंद आवाज में बोला,
ये हमारा नहीं है, यह आदमी चोर है। सिक्योरिटी ने रवि को जमीन से उठाकर बाहर धकेल दिया। मीरा की आंखें फट गई। यह झूठ था, सफ झूठ। पर क्यों? दरवाजा बैंड हो गया। रवि फिर से अंधेरे में था, पर उस बार उसके हाथ में सिर्फ कंगन नहीं था। अब उसके दिल में भी एक सवाल था। आखिर इस कंगन में ऐसा क्या है जो एक जज भी उसे छुपाना चाहते हैं? उस रात चर्च गेट स्टेशन पर रावी ने न कुछ गया न कुछ मंगा, सिर्फ बैठा रहा। हाथों में कंगा था और दिल में एक राज का भार। मुंबई के इस शहर में, जहां हर रोज लाखों कहानियां लिखी जाती हैं, एक नई कहानी ने जन्म लिया था। एक भिखारी, एक बहरी लड़की, एक जज और एक गहना जो सिर्फ सोना नहीं, एक सच था। और यह सच अब छुपाया नहीं जा सकता था। रवि ने उस रात चर्च गेट स्टेशन के कोने में बैठकर अपने हाथों में वो कंगन फिर से छुपा लिया। हर कोने से लोग गुजारते रहे, कुछ उस पर मुस्कराते, कुछ गुस्सा करते, पर उसके लिए अब दुनिया की आवाज सब कुछ ठीक वैसी थी जैसे अक्सर होती है। एक लंबी बेजान बेपरवाह सी गुजर आती हवा, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान था। उसने फैसला किया था, वो इस गहने को वापस करेगा, जो उसका नहीं। उस पर कब्जा करके वो वही बन जाएगा जो उससे हमेशा नीचा दिखाते आए हैं। वो ऐसा नहीं चाहता था। अगले सुबह रवि ने अपनी पतली सी चप्पल पहनी और गेटवे ऑफ इंडिया के पास के उस रेस्टोरेंट की तरफ चला जहां उसने कुछ लोगों को जज शर्मा के बारे में बात करते सुना था। उसके दिल में सिर्फ एक सोच थी, किसी तरह से उस लड़की तक ये कंगा पहुंचा दूं। वो गलियों में पूछता रहा, हर दूसरे ठेले वाले से, रिक्शा वालों से, चाय की तापरी पर बैठकर लोगों की बातों में कुछ सुराग ढूंढता रहा। क्या किसी का कोई कंगा खो गया है? पर सब उसकी बात को या तो हंस कर टाल देते या उसे दूर भाग जाते। एक बार तो एक आदमी ने, जिसे रवि ने कुछ ज्यादा पूछ लिया, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओए भिखारी, अगर तूने कुछ चुराया है तो चुपचाप बेच दे, वरना जिंदा भी नहीं रहेगा। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुपचाप वापस मुड़ गया, लेकिन उसने कंगा को और भी गहरी जेब में छुपा लिया। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में चुप थी। उसकी आंखों में आजकल नींद नहीं आती थी। माँ की यादों के साथ उसकी हर रात गुजार जाती थी। उसके हाथों के कन पे लफ्जों में डायरी के पन्ने भरते जाते, पर उसमें सुकून नहीं मिलता। माँ के दिए उस कंगा का घम अब एक खालीपन बन चुका था। उसने सोचा था कि शायद उसे वापस मिल जाए, इसलिए कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट चली गई थी, चुपके से, बिना किसी को बताए। उसने टेबल के नीचे देखा, काउंटर के आसपास, रेस्टरूम तक, पर कुछ नहीं मिला। और सबसे बुरा, उसके पिता को उसकी ये हरकत पता चल गई थी। जज शर्मा ने उसे देखा भी नहीं, सिर्फ एक लफ्ज कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मीरा की आंखों से आंसू छुप नहीं पाए, पर उनका असर किसी पर नहीं हुआ। अगला दिन रावी के लिए सबसे मुश्किल था। उसने सोचा कि अब देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जज शर्मा के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में कंगा था। साफ कपड़े नहीं थे, लेकिन इरादे साफ थे। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं किसी शर्मा साहिब से मिलना चाहता हूं, मैं उनके कुछ लौटाना चाहता हूं। गार्ड ने उसे देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। तू शर्मा साहिब से मिलेगा और कुछ लौटाना है? चल निकाल यहां से। चोर कहता है ईमानदारी की बात। फिर बिना किसी चौंकाने के उसने रवि को धक्का दिया। रवि सीधा जमीन पर गिरा, हाथ से कंगन गिर गया। उस कंगन की हल्की सी चमक ने गार्ड की आंखों में शक जगाया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसी वक्त ऊपर से मीरा ने सब देखा। खिड़की के पर्दे के पीछे से उसकी आंखें रवि पर टिक गई थी। जब कंगा जमीन पर चमका, उसका दिल एकदम से रुक गया। वही था, वही कंगा जो माँ ने दिया था। उसने नीचे दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। और जब मीरा ने इशारा करके उस कंगा की तरफ दिखाया, जज शर्मा ने एक पल को उसे देखा। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उनकी आंखें, उनमें एक पल के लिए पहचान थी। फिर उन्होंने आवाज उठाकर कहा, मैंने ये कभी नहीं देखा। यह आदमी झूठा है, चोर है। सिक्योरिटी ने रवि को पकड़ा और बिना किसी और बात के उसे वापस बाहर धकेल दिया। रवि गिरकर छिल गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसका मुंह बंद था, पर उसका मन चिल्ला रहा था। उस दिन के बाद रवि ने किसी से कुछ नहीं कहा।
उसने स्टेशन के एक कोने में जाकर सिर्फ बैठना शुरू कर दिया। हर वक्त कंगन को पकड़कर सोचता रहता, क्या मैं गलत था? क्या यह लौटाना एक बेवकूफ़ी थी? 3 दिन बाद एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसके हाथों में एक पुराना सिल दिया गया चिट्ठी का टुकड़ा था। लड़के ने बोला, एक दीदी ने दिया है, वो जिसकी आवाज नहीं है। रवि ने चिट्ठी खोला और उस पर बड़े साफ लफ्जों में लिखा था, मैं जानती हूं आप झूठे नहीं हैं। मुझे मिलिए चर्च गेट के पिछले गेट के पास रात को, सिर्फ आप और मैं। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार किसी ने उस पर विश्वास किया था। कोई था जो सुनना चाहता था। एक अंधे की बात। उस रात रवि ने कंगा को पकड़ा और खुद से कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वो जानता था कि अब यह कहानी सिर्फ एक गहने की नहीं थी। यह कहानी थी एक बेटी की, एक माँ की यादों की और एक जज के उस सच की जो अंधेरे में छुपा था। रात का वक्त था और चर्च गेट स्टेशन के पिछले गेट के पास सब कुछ शांत था। सिर्फ दूर से समुंदर की लहरों का हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। वहां एक थाका हुआ रवि खड़ा था, अपने हाथों में वही कंगन लेकर, जिसे उसने हर दिन और हर रात अपने से चिपका कर रखा था। उसके दिल में उलझन थी। आखिर एक जज ने झूठ क्यों बोला? और वो लड़की जिसने चिट्ठी भेजी थी, क्या सच में उससे मिलने आएगी? फिर एक हल्की चाप सुनाई दी। मीरा थी। उसने रवि को देखा और तुरंत अपने बग से एक नोटबुक निकाली। उसने चाल्दी से कुछ लिखा, मैं आपको पहचान गई थी। आपके हाथों में मां का कंगन था। रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ की। मीरा ने लिखना जारी रखा, पर मेरे पापा ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा, ये झूठ है। रवि ने उसे सब कुछ बताया, कैसे उसने कंगा कचरे में मिला, कैसे वो उसे वापस करना चाहता था, कैसे लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई और कैसे उसे शर्मा कोठी के गेटे पर धक्के मारकर निकाल दिया गया। मीरा चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। उनमें गुस्सा था, डांट था और एक सवाल था जो अब उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके पिता ने ऐसा क्यों किया? तब रवि ने उससे कुछ बताया जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। उसने कहा, जब मैंने इस कंगा को पहली बार छुआ था, मुझे ऐसा लगा जैसे ये कुछ कहना चाहता हो, जैसे इसमें कुछ छुपा हो। मीरा ने तुरंत कंगा को अपने हाथों में लिया। उसने उसका हर कोना, हर क्लास्प देखा। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने रवि की तरफ देखा और नोटबुक में लिखा, ये कंगा नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर एक छुपा कंपार्टमेंट है। माँ ने मुझे बताया था, पर किसी को कभी बताने नहीं दिया। उसने धीरे से एक छोटी सी पिन से क्लास्प खोला। एक पुराना मोटा फोल्डेड पेपर उसमें से निकला। मीरा के हाथ कांप रहे थे। रवि ने महसूस किया और पूछा, क्या है इसमें? मीरा ने पेपर खोला। उस पर लिखा था, माँ की हैंडराइटिंग में, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बैंक के लॉकर 217 को चेक करना, वहां सच है जो किसी को पता नहीं। उस एक लाइन ने दोनों की दुनिया बदल दी। मीरा ने कांपते हाथों से पेपर को दोबारा फोल्ड किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो। उसी वक्त शर्मा कोठी में जज शर्मा अपने स्टडी में अकेले बैठकर एक पुराना फोटो एल्बम देख रहे थे। उस एल्बम में उसकी पत्नी की तस्वीर थी। एक तस्वीर जिसमें उसके हाथों में वही कंगा था। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में कुछ और छुपा था। एक पुरानी याद, एक डर, या शायद एक राज। तभी उनका फोन बजा। दूसरे तरफ से आवाज आई, सर, आपकी बेटी को चर्च गेट के पास किसी भिखारी के साथ देखा गया है। उन्होंने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। फिर उन्होंने एक सर्वेंट को बुलाया और कहा, मीरा को देख कर रखना, अब वो कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही है। अगली सुबह मीरा ने घर में चुपके से एक छोटे लड़के को बुलाया, वो ही लड़का जो पहले रवि तक चिट्ठी ले गया था। उसने उसे एक और नोट दिया और कहा, रवि को कहना कि हम दोनों मिलकर सच ढूंढेंगे और किसी से डरेंगे नहीं। उस दिन रवि ने वो नोट पढ़ा और बहुत देर तक चुप रहा। उसने अपने हाथों में कंगन को पकड़ा, फिर ऊपर देखा और बोला, माँ, मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। उसी रात रवि और मीरा फिर मिले। इस बार दोनों के पास एक प्लान था, लॉकर 217 तक पहुंचने का। लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जो उनका विश्वास जीत चुका हो, कोई जो घर के अंदर का सच जानता हो। मीरा ने लिखा, मां के जाने के बाद एक ही इंसान था
जो मुझे समझता था। आशा, आशा, घर की पुरानी नौकरानी जो अचानक एक दिन बिना वजह निकल दी गई थी। मीरा जानती थी कि उसके पास कुछ तो ऐसी बातें थी जो शर्मा साहिब छुपाना चाहते थे। उस रात मीरा ने रवि से कहा, कल मैं आशा से मिलने जाऊंगी। रवि ने सिर हिलाया। उस समय उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां सिर्फ एक कंगा नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी का सच दफन था। रावी उसी वक्त स्टेशन के कोने में खड़ा था जब उसने मीरा का छोटा हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। रात की ठंडी हवा में उसके हाथों की थपकी ने कुछ पुराना जगा दिया था, जैसे किसी ने अंधेरे में एक दिया जला दिया हो। उसने चुपके से पूछा, तुम ठीक हो? मीरा ने सिर हिलाया, हाँ मैं। उसके कंधे पर एक छोटी झोली थी जिसमें उसने एक पुराना नोटबुक और कुछ पेन रख रखे थे। आज वो रावी से मिलने आई थी, चुपके, बिना किसी को बताए। स्टेशन के पीछे एक छोटी सी जगह थी जहां दोनों बैठ गए। वहां से गेटवे ऑफ इंडिया का एक कोना दिखाई देता था और समुंदर की लहरों का मधुर शोर उनके बीच के सन्नाटे को तोड़ रहा था। मीरा ने तुरंत नोटबुक निकाला और लिखने लगी, जब आपने कहा कि कंगा कुछ कहना चाहता है, मुझे कुछ याद आया। रावी ने उसकी तरफ देखा। मीरा ने लिखना जारी रखा, जब माँ जिंदा थी तो वो मेरे लिए छुपके से छोटी छोटी चिट्ठियां छोड़ती थी। जब पापा गुस्सा होते या मुझे कुछ समझ नहीं आता, माँ मुझे क्लूज देती थी। हमेशा एक जगह, मेरी यूनिफॉर्म के अंदर छुपी एक जेब में, उसने नोटबुक से एक छोटी ड्राइंग बनाई, एक स्क्वायर जिसमें एक एक्स बना था, और उस जगह को दिखाया जहां उसने माँ की चिट्ठियां मिलती थी। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, वही जगह थी जहां मुझे ये कंगा मिला था। मीरा के चेहरे करंग उठ गया। उसने नोटबुक पकड़ा और लिखा, यह सिर्फ याद नहीं, यह एक रास्ता था। माँ कुछ छुपा कर गई थी। मुझे पता था उसकी मौत इतनी अचानक नहीं हो सकती। रवि ने कंगा मीरा के हाथ में दिया। उसने बहुत प्यार से उसे पलट कर देखा, हर कोने को छूना शुरू किया, जैसे माँ के चेहरे को महसूस कर रही हो। उसके आंखों में आंसुओं की चमक थी। फिर अचानक उसने कंगा के एक छोटे क्लास्प पर उंगली घुमाई। आवाज आई, एक छोटी क्लिक। कंगन के अंदर से एक छोटी सी पुरानी कागज की पट्टी निकली, बरसों पुरानी, लेकिन अब तक संभाली गई थी। मीरा ने उसे बहुत धीरे से खोला। उस पर माँ की हैंडराइटिंग थी, जिसे वो आंखों बैंड करके भी पहचान लेती। अगर मुझे कुछ हो जाए तो बैंक लॉकर 217 में देखना, वहां सब कुछ है। मीरा ने रवि की तरफ देखा। आंखों में डर था, गुस्सा था और एक नई हिम्मत थी। उसने लिखा, माँ ने इस राज को छुपाया, शायद उन्हें अंदेशा था पापा से। रवि ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेली नहीं हो, जो सच है उसे ढूंढना अब हमारा फर्ज है। उसी वक्त जज शर्मा घर में अपने स्टडी रूम के अंदर एक क्लास में ड्रिंक लेकर बैठा था। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। उसने एक पुरानी डायरी का पन्ना पलटा। उसकी पत्नी की हैंडराइटिंग थी वहां भी, लेकिन उसने वो पन्ना फाड़ कर फेंक दिया। नीचे सर्वेंट ने बताया, मीरा दीदी घर में नहीं है। जज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना ग्लास धीरे से टेबल पर रखा और कहा, मुझे पता था यह दिन आएगा। अगली सुबह मीरा घर के एक कोने में चुपके से बैठी पुरानी फोटोज देख रही थी, माँ के साथ की। जब ही उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला, जज शर्मा ने बिना कुछ कहे उसका नोटबुक छीना, उसका बग चेक किया और उस पर चिल्लाया। मीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों का कोई मतलब उसके लिए कभी था ही नहीं। उसने मीरा को कमरे में बैंड कर दिया। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जो बातें छुपनी होती हैं उन्हें छुपा रहने दो। उस रात रवि ने मीरा के न आने पर चिंता में स्टेशन के पास आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। उसकी आंखों में चिंता थी और दिल में एक अजीब सी चुभन। तभी एक परिचित चेहरा दिखाई दिया, आशा। घर की पुरानी नौकरानी आशा ने रवि को देखा और बोला, तुम वही हो ना जिसे शर्मा साहब ने गते से निकाला था? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। आशा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे सब कुछ पता है। मीरा को बचपन से जानती हूँ। उसकी माँ, वो कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। अगले दिन आशा ने मीरा से एक पुराने रास्ते से मुलाकात की। उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में माँ थी और उसके हाथों में वही कंगन था। नीचे एक नोटे लिखा था, आशा, अगर कुछ हो जाए तो मेरी मीरा को सच बताना। मीरा ने आंखों
मैंने आंसुओं के साथ रावी और आशा के बीच देखा। उसने लिखा, अब हम तीनों मिलकर सच ढूंढेंगे। लॉकर 217, हम आ रहे हैं। अगले कुछ दिन मुंबई की गलियों में रावी, मीरा और आशा एक छुपी हुई जंग लड़ रहे थे। एक ऐसी जंग जो किसी कोर्ट में नहीं, लेकिन दिलों और यादों के अंदर चल रही थी। लॉकर 217 का जिक्र एक छोटी सी पट्टी पर था, लेकिन उसमें छुपा था एक पूरा सच, एक पूरा जीवन। मीरा हर रात माँ की फोटो के सामने बैठकर चुपके से लिखती थी, जैसे हर लफ्ज एक दुआ हो। उसके दिल में डर था, लेकिन आंखों में अब एक नया नूर था, एक लक्ष्य जिसे पूरा करना अब जरूरी हो चुका था। आशा ने उन्हें बताया कि उस लॉकर का पता एक पुराने कोऑपरेटिव बैंक में था, जिसका नाम था धरवी जान सेवा बैंक। यह बैंक अब बंद हो चुका था और उसकी बिल्डिंग अब महाराष्ट्र हाई कोर्ट के रिकॉर्ड आर्काइव सेंटर में तब्दील कर दी गई थी। वहां सिर्फ लीगल अथॉरिटी के लोग ही जा सकते थे, और लॉकर 217 किसी पुराने जुडिशियल प्रोसेस के दौरान शर्मा की पत्नी के नाम पर खुला गया था। यह बात आशा ने कभी गलती से सुन ली थी, जब वो नौकरानी थी। मीरा को मालूम था कि लॉकर तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी। तब रावी ने बोला, अगर सच छुपा दिया गया है तो हमें भी छुपकर ही उस तक पहुंचना पड़ेगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ एक ठोस इरादा था। आशा ने तुरंत एक पुराना पीला फोल्डर निकाला। उसमें शर्मा साहब का एक पुराना आइडेंटिटी बैज था, जो कभी किसी फंक्शन में गिर गया था और आशा ने छुपके से रख लिया था। यह किसी काम आ सकता है, उसने कहा। अगले दिन रवि और आशा ने पुराने कपड़े पहने, जैसे वो आर्काइव के वर्कर्स हो। मीरा एक बुर्खा पहनकर उनके साथ चाली, अपना चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। तीसरी मंजिल पर एक पुरानी लॉकर रूम थी, उसमें हजारों लॉकर्स लाइन में थे। लॉकर 217 एक कोने में था, धूल से भरा हुआ, जैसे सालों से खुला ही ना गया हो। रवि ने जैसे ही कंगा को हाथ में लिया, उसके हाथों में एक अजीब सी गर्मी उतर आई, जैसे माँ की रूह उसके साथ हो। उसने क्लास्प को दबाया और मीरा ने लॉकर की चाबी जो कंगा के अंदर मिली थी उसमें लगाई। क्लिक, लॉकर खुला। अंदर था एक स्टील का बॉक्स, भरी और ठंडा। उसके अंदर जब उन्होंने देखा तो पल भर के लिए सब शांत हो गए। अंदर रखा था एक बड़ा एनवलप, कुछ फोटोज और एक डायरी। डायरी की पहली पेज पर था सावित्री शर्मा। नीचे लिखा था, यह सच है जिसे दुनिया से छुपाया गया। डायरी में लिखा था कि जज शर्मा कोर्ट के जरिए जो भी गहने, प्रॉपर्टी या इलीगल सामान लोगों से जब्त करवाते थे, उनका रिकॉर्ड बदल दिया जाता था और असली सामान किसी ट्रस्टेड बायर को छुप के बेच दिया जाता था। ये काम वो सिर्फ एक दो बार नहीं, सालों से कर रहे थे, और इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। एक पूरा नेटवर्क था जो जुडिशरी और क्राइम के बीच का पुल बन गया था। फोटोज में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ जज शर्मा की तस्वीरें थी। एक मिनिस्टर के साथ हैंडशेक, एक जूलर के गोडाउन में खड़े हुए, सबके डेट्स लिखे हुए। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ भी हो तो यह सब मीरा को मिलना चाहिए, उसे सच जानना चाहिए। शायद वो वही करे जो मैं नहीं कर पाई। मीरा डायरी को अपने से लगाकर रो दी। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आशा की आंखों में भी आंसू थे। आशा ने कहा, वो औरत सिर्फ तुम्हारी मां नहीं थी, वो बहुत समझदार और हिम्मत वाली थी। पर किसी ने उसकी आवाज दबा दी। जब तीनों ने सब कुछ संभल लिया, मीरा ने नोटबुक में लिखा, अब हम क्या करेंगे? पुलिस? रवि ने कहा, नहीं, यह सब इतना गहरा है कि पुलिस भी शायद खरीद ली गई हो। हमें किसी को छुप कर सब देना पड़ेगा, किसी ऐसे को जो इसे सच में दुनिया के सामने ला सके। रात होने से पहले तीनों आर्काइव से निकल आए। रावी ने बॉक्स अपनी पुरानी झोली में छुपा लिया। मीरा के हाथों में मां की डायरी थी, जैसे किसी देवता की किताब हो। तीनों एक पुरानी मंदिर के पीछे छुप गए। वहां रवि ने बोला, अब हम सच के रखवाले हैं। इससे खोने का मतलब होगा उन सब औरतों का मुंहन बैंड करना जिन्होंने कभी सच बोलना चाहा। मीरा ने सिर हिलाया। उसने मां की डायरी के आखिरी पंक्ति पढ़ी, सच छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। मीरा घर लौट आई थी, लेकिन उसका अंदर कुछ और ही बन चुका था। मां की डायरी, लॉकर के राज और रवि के साथ गुजारी वो रात उसके दिल में ऐसे बस गई थी जैसे बरसों से वहां जगह बनती रही हो। उसने उस रात अपने कमरे में बत्ती बैंड कर दी
और डायरी को गॉड में लेकर नीचे तकिए पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। एक नई मीरा जन्म ले रही थी, जो बोल नहीं सकती थी, पर अब चुप भी नहीं रहने वाली थी। अगली सुबह मीरा ने अपनी माँ के हैंडराइटिंग में लिखी डायरी के कुछ पन्ने और लॉकर से मिली फोटोज एक फाइल में रखी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है सच को सामने लाने का। डिनर के वक्त उसने अपने पिता के सामने वो फाइल रख दी और लिखा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जज शर्मा ने पहले फाइल को देखा, फिर मीरा के चेहरे को। उसकी आंखों में एक पल के लिए संकोच था, फिर गुस्सा उभर आया। उसने फाइल उठाई और बिना कुछ कहे सारे कागज फाड़ कर फेंक दिए। ये सब बकवास है, तुम्हें किसने यह दिया? मीरा ने नोटबुक पर लिखा, आपने माँ को क्यों रोका? उसे क्या खतरा था? शर्मा ने उसका हाथ झटक दिया। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तुम जानती भी हो कितनी मुश्किल से मैंने ये इज्जत बनाई है। उस रात शर्मा ने मीरा का कमरा लॉक कर दिया। उसने सर्वेंट को कह दिया, कल से ये बाहर नहीं निकलेगी। इसकी हरकतें हद पार कर चुकी हैं। मीरा ने अंदर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ टक्कर, सिर्फ आंसू। दूसरी तरफ रावी स्टेशन के पास किसी भी खबर के इंतजार में था। 3 दिन बीत गए, लेकिन मीरा की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। उसका मन बेचैन हो गया। उसने आसपास के सब लोगों से पूछा, कुछ को मीरा का इशारा दिया, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक रात जब वो शिव मंदिर के पास बैठा था, तब आशा ने उसे देखा। रवि ने तुरंत पूछा, मीरा कहाँ है? आशा ने घबराकर बताया कि उसे घर में बैंड कर दिया गया है और उसके पिता उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे। रवि ने एक पल सोचा, फिर बोला, ये वक्त छुप रहने का नहीं है। पर आशा ने उसे रोककर कहा, मैं किसी को जानती हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने एक पुराने जर्नलिस्ट का नाम लिया, राघव वर्मा। एक वक्त था जब राघव ने शर्मा के खिलाफ एक केस छपा था, लेकिन सबूत न होने के कारण यूं चुप करा दिया गया था। अगले दिन आशा राघव से मिली। उसने डायरी का एक हिस्सा और फोटोज दिखाए। राघव के हाथ कांप गए। यह वही है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था, उसने कहा। तुम लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, पर यह काम आसान नहीं होगा। शर्मा के कॉन्टैक्ट्स हर जगह हैं। इसी बीच मीरा ने एक और प्लान बनाया। उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी और तकिए के नीचे छोड़ा। माँ, अगर कुछ हो गया तो रवि को बता देना, मैं हार नहीं मानूंगी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मीरा ने अपनी खिड़की से उतरना शुरू किया। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसका इरादा मजबूत था। नीचे आशा उसका इंतजार कर रही थी। रवि भी वहां था, मंदिर के पीछे छुपा हुआ। जब मीरा रवि के पास पहुंची, दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्द के सब कुछ कह दिया। मीरा ने मां की डायरी उसके हाथ में रखी। रवि ने उसे अपने दिल से लगा लिया। हम इसे दुनिया के सामने लाएंगे, उसने कहा। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक और भय था, एक अंदेशा कि अब कुछ और बुरा होने वाला है। रवि ने बोला, यह सब हम प्रेस को देंगे। राघव सिर तैयार हैं। मीरा ने नोटबुक पर लिखा, अगर कुछ हो गया तो तुम सच बोलते रहना। मैं अब भी नहीं बोल सकती, पर मेरी माँ की आवाज तुम हो। रवि ने उसके हाथ पकड़कर कहा, और तुम मेरी आंखें हो। जब मैं कुछ नहीं देख पाता, तुम मुझे रास्ते दिखाती हो। उस रात रवि ने अपने दिल में एक नई कसम खाई। अब यह सिर्फ मीरा की लड़ाई नहीं थी, अब यह उन सब लोगों की लड़ाई थी जिनकी आवाज़ों को कभी किसी ने नहीं सुना। रवि ने उस रात पहली बार मीरा को इतनी शांत पर इतनी मजबूत देखा था। उसकी आंखें लाल थी, नींद से नहीं, इरादे से। माँ की डायरी, लॉकर के डॉक्यूमेंट्स और वो सबूत जिन्होंने एक पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था, अब रवि के पुराने झोली में थे। तीनों, मीरा, रावी और आशा, पुराने शिव मंदिर के पीछे बैठकर आखिरी बार सब डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे। हर पन्ना, हर तस्वीर, हर लिखा हुआ लफ्ज एक बॉम्ब था जो किसी भी वक्त किसी भी समझ को हिला सकता था। राघव वर्मा, वो जर्नलिस्ट जिसे कभी शर्मा ने खामोश कर दिया था, अब इस सच का नया सिपाही बन गया था। रवि ने उसे आखिरी बार मिलने का वक्त लिया। सुबह 4 बजे का समय तय हुआ। वह वक्त था जब मुंबई अभी जागती नहीं और अंधेरा अभी थोड़ा बाकी होता है। सच के लिए परफेक्ट वक्त। रवि और मीरा ने पुराने फाइल्स, फोटोज और माँ की डायरी की फोटोकॉपीज बनाकर एक ब्राउन एनवेलोप में डाले। ओरिजिनल सबूत रवि ने एक पुराने टिफिन बॉक्स में छुपा कर रखे। अगर कुछ हो जाए, उसने मीरा से कहा,
तो असली सबूत ये हैं। इन्हें किसी को मत देना जब तक सच दुनिया के सामने न आ जाए। मीरा ने उसके हाथों को जोर से पकड़कर सिर हिला दिया। उस दिन सुबह राघव ने एनवलप लिया और कुछ नहीं बोला, सिर्फ रवि के हाथ पकड़कर कहा, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरा शहर का सच है। कल की न्यूज़पेपर तुम दोनों की आवाज होगी। रवि ने बस इतना कहा, हम दोनों की नहीं, एक माँ की भी। अगले दिन मुंबई के सबसे बड़े लोकल न्यूज़पेपर में पहला पन्ना था, मोती हेडलाइन के साथ, न्याय की कुर्सी पर बैठा एक चोर, जज शर्मा का गहना घोटाला। नीचे छपी थी माँ की डायरी का एक पन्ना और एक फोटो जिसमें शर्मा किसी ज्वेलर के गोडाउन में खड़ा था। शहर में हंगामा मच न्यूज चैनल्स पर डिबाटें शुरू हो गई। कुछ लोग उसे झूठी साजिश कह रहे थे, कुछ सच की पुकार। कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे। सोशल मीडिया पर केयर जस्टिस फॉर मीरा और वॉइस ऑफ रवि ट्रेंड करने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ जज शर्मा को हुई। उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जहां उसने सब कुछ झूठ करार दिया। उसने कहा, यह सब एक बहरी लड़की और एक छोर भिखारी की साजिश है। यह मेरी प्रतिष्ठा को गिराने का एक घटिया ये प्रयास है। मीरा घर के एक कोने में बैठी थी, टीवी पर अपने पिता को देख रही थी। उसके हाथों में माँ की डायरी थी और आंखों में आंसू। उसके पिता के मुंह से निकालते झूठ उसके दिल में चुभने लगे थे। रवि एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर एक आशा भी कि अब आवाज उन लोगों के पास पहुंच रही है जो हमेशा अंधे बने रहे। उस रात स्टेशन के पास रवि ने वो आर्टिकल सब लोगों को पढ़कर सुनाया। पहली बार उसकी आवाज सुनने के लिए 20-25 लोग जमा हो गए थे। कुछ रोड पर रहने वाले, कुछ मजदूर, कुछ स्ट्रीट किड्स। एक बुद्धि औरत ने उससे पूछा, तुमने ये सब करने की सोची कैसे? रवि ने कहा, क्योंकि जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता तब तुम सच बोलने से नहीं डरते। उसी वक्त मीरा के पास एक डरावनी खबर आई। उसके दूर के चाचा, जो एक पॉलिटिशियन थे, उसके घर आए। उन्होंने कह दिया, अपने पिता से माफी मांगो, वरना जो तुमसे बचा है वो भी चला जाएगा। तुम समझती क्या हो? एक अकेली लड़की हो। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड उठाया और लिखा, मैं एक अकेली लड़की हूं, पर सच मेरे साथ है। रवि ने उस रात मीरा से मिलकर कहा, तुमने एक लड़ाई जीती है, अब अगला कदम कोर्ट का है। मीरा ने सर हिलाया और नोटबुक पर लिखा, मैं खुद जाऊंगी, सबूत लेकर। इस बार कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा, मैं खुद खड़ी रहूंगी। अली सुबह मीरा ने माँ की डायरी और फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स लेकर हाई कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ी। उसके कदम थोड़े कांपते थे, लेकिन उसका मन इतना स्थिर था जैसे हिमालय। कोर्ट में लोग उसे देख रहे थे। एक बहरी लड़की बिना किसी लॉयर के, बिना किसी सपोर्ट के खुद चालकर सबूत देने आई थी। उसने प्रमोशन ऑफिस के सामने खड़े होकर बोर्ड उठाया, मैं उसकी बेटी हूं, पर सबसे पहले मैं सच की बेटी हूं। प्रमोशन ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े। उसने मीरा को कुछ देर तक देखा, फिर बोला, तुम्हारी हिम्मत सबूत से भी ज्यादा गहरी है। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाएगा। मीरा और रवि बाहर निकले और दोनों एक दूसरे को गाले लगाकर रो दिए। उन्हें नहीं पता था कि पीछे एक आदमी खड़ा था, एक पहचाना हुआ चेहरा, जज शर्मा का एक पुराना साथी, और उसकी आंखों में था एक संकल्प कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जज अरुण देव शर्मा अपने स्टडी रूम में अकेले बैठा था। उसकी आंखों में वो पुरानी ठंडक अब नहीं थी। अखबार के मुख्य पात्र पर छापी अपनी फोटो और नीचे छपा हुआ शब्द चोर उसके सारे अहंकार को तोड़ चुका था। कोर्ट में फाइल्स सबमिट हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन जारी थी। मीडिया का हर सवाल उसके इज्जत को जला रहा था, पर शर्मा जानता था उसने सालों तक सिर्फ कानून को नहीं, लोगों की यादों को भी झूठ से धुंध दिया था, और उस आदत से छुटकारा मिलना अब असंभव था। उस रात उसने एक फैसला लिया, सच का जवाब सिर्फ सच नहीं होता। कभी कभी झूठ को इतना बड़ा बना दो कि लोग सच पे शक करने लगें। उसने तुरंत 2 पुराने दोस्तों को कॉल किया, एक साइकियाट्रिस्ट और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। मीरा मेंटल इंस्टेबिलिटी से गुजार रही है, उसने उनसे कहा, और रवि, वो तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। मीडिया ने सब कुछ ग्लैमराइज कर दिया है, मैं प्रूफ दूंगा। अगले दिन सोशल मीडिया पर नई लहर शुरू हुई। एक अनोनिमस पोस्ट वायरल होने लगा, जज शर्मा की बेटी खुद कभी मेंटल असाइलम में एडमिट हो चुकी है। उसका इलाज चल रहा था जो रोका गया। उसका रावी के साथ संबंध क्वेश्चनेबल है।
कई लोगों ने उस पोस्ट को सच मान लिया। कमेंट्स भर गए, एक भिखारी और एक मेंटली अनस्टेबल लड़की का ड्रामा है ये। कुछ लोग जिन्होंने पहले मीरा का साथ दिया था अब चुप हो गए। रवि ने जब यह सब सुना उसका चेहरा पहला बार डर से नहीं गिल्ट से भर गया। शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मेरी वजह से मीरा को और तकलीफ हो रही है। स्टेशन के एक कोने में बैठकर उसने माँ का दिया हुआ कंगा, माँ की डायरी की एक कॉपी और वो लेटर जिसमें सच था सबको अपने सामने रखा और फिर एक पुराने कागज पर लिखा, मैं सबका जिम्मेदार हूं। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे ही सब झेलना चाहिए। उसने उसी रात एनवलप में वो सबूत डाले और कोर्ट के प्रमोशन ऑफिसर के नाम एक पत्र लिखा। मैं श्योर हूं कंगा मैंने चुराया, मैं बस चाह रहा था कि कुछ पैसे मिल जाएं। मीरा ने सिर्फ मुझे मदद करने की कोशिश की, कृपया उसे इसमें न घसीटा जाए। जब यह लेटर कोर्ट में पहुंचा सब सच उल्टा पड़ गया। इन्वेस्टिगेशन रुक गई। जज शर्मा ने मीडिया के सामने खड़े होकर कहा, देखा, जब कोई झूठ का सहारा लेता है तो देर तक नहीं चुपता। जर्नलिस्ट ने रवि का फोटो दिखाकर हेडलाइंस बनाई, रवि कन्फेसेस। सब कुछ एक नाटक था। मीरा घर के एक कोने में बैठी थी, टीवी स्क्रीन पर रवि का लेटर पढ़ती हुई। उसके हाथों से डायरी गिर गई। उसके दिल में गुस्सा नहीं था, डर था, पर उसे ज्यादा एक बेचैनी थी कि सच का साथी अब खुद झूठ का हिस्सा बन गया। उसने नोटबुक उठाया और लिखा, रवि ने झूठ लिखा सच छुपाने के लिए, पर मैं अब इस झूठ को भी नहीं जीने दूंगी। उसने तुरंत अपने पुराने स्कूल की एक टीचर से संपर्क किया, मिसेस वर्षा, जो उसकी साइन लैंग्वेज की गुरु थी। वर्षा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारे पास जब तक सच है दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, पर तुम खुद से नहीं हट सकती। उसी दिन मीरा ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बोर्ड पकड़ा था, जब आवाज छीन ली जाए तो सच आंखों से बोलता है। उसने कंगा, डायरी, फोटोज और माँ का नोट कैमरा के सामने रखा और एक एक चीज को स्लो मोशन में दिखाया। फिर एक और बोर्ड उठाया, वो झूठ लिख कर चला गया, मैं सच लिख कर खड़ी हूं। वीडियो वायरल हो गया। पहले 10,000 व्यूज, फिर 1 लाख, फिर देश भर से मैसेजेस, मीरा तुम अकेली नहीं हो। एक लड़का ने कमेंट किया, मैं भी बहरा हूं, तुमने मुझे हिम्मत दी। एक औरत ने लिखा, मां बनने के बाद समझा कि मीरा की मां ने कितनी हिम्मत की थी। उसी रात रवि एक पुराने मस्जिद के पास सो रहा था जब एक लड़का उसके पास आया, हाथ में फोन। ये वीडियो देखो, तुम्हारे बिना ये कभी नहीं होता। रवि ने वीडियो देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा की आंखों में वो आग थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा, उसने मुझे नहीं रोका, पर मैं उसके लिए वापस जाऊंगा। अगले दिन रवि एक नए चेहरे के साथ, एक नए इरादे के साथ कोर्ट के बाहर खड़ा था। उसने सबके सामने बोला, मैं अंधा हूं, पर आप सब तो देख सकते हो, फिर भी क्यों नहीं देखते कि सच क्या है। लोग चुप हो गए। जज शर्मा के घर के बाहर लोग जमा होने लगे। मीरा के वीडियो को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कोर्ट ने केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया। सच को दबाने के लिए चला गया चाल अब पलट रहा था। मुंबई हाई कोर्ट के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग बैनर्स लेकर खड़े थे, सच को आवाज दो, मीरा की मां के लिए न्याय चाहिए और रवि का सच सबका सच है। पहली बार एक बहरी लड़की और एक अंधे भिखारी के लिए इतने लोग आवाज उठा रहे थे। सोशल मीडिया से निकला हुआ एक वीडियो अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया था, पर सच की राह में अब भी एक बड़ा पहाड़ था। जज अरुण देव शर्मा कोर्ट के अंदर माहौल गर्म था। जज शर्मा कोर्ट रूम के एक साइड में अपने वकील के साथ बैठा था, जहां उसका चेहरा अब भी उतना ही शांत दिख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने प्रेस के सामने पहले ही कह दिया था, मुझ पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। ये सब मेरी बेटी और एक सड़क पर जीने वाले चोर की छोटी सोच का नतीजा है। न्याय को इस नतक में घसीटना सही नहीं। रवि कोर्ट रूम के दूसरी तरफ था। उसने पुराने धुले हुए कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी। उसके हाथों में मां की डायरी की एक और कॉपी थी। मीरा उसके पास बैठी थी, नोटबुक हाथों में लिए, आंखों में संकल्प। जज ने आंख उठाकर दोनों को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। कोर्ट के सामने पहले मीरा का अफिडाविट पेश किया गया, जिसमें उसकी मां के लिखे हुए लेटर, लॉकर से निकले सबूत और उन तस्वीरों का जिक्र था जहां शर्मा किसी ज्वेलर के साथ दिखाई दिया था। मीरा ने कोर्ट में खुद अपने हाथों से बोर्ड्स पर लिख कर सब कुछ बताया।
हर शब्द, हर संकेत कोर्ट में गूंज रहा था, बिना आवाज के भी। फिर रवि ने बोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कोर्ट में सब सुन रहे थे। मैं अंधा हूं, उसने कहा, पर मैं उस दिन कुछ महसूस किया था जब मैंने उस कंगा को छुआ, जैसे किसी माँ ने मेरे हाथों में अपना विश्वास रख दिया हो। कोर्ट में एक पाल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी एक आवाज आई, माय लॉर्ड, हम एक गवाह बुलाना चाहते हैं। सबने पलट कर देखा। दरवाजे पर एक दुबली, साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। शक्ल कुछ जानी पहचानी थी। क्लर्क ने उसका नाम बुलाया, सुनीता मलिक, जज शर्मा की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी। कोर्ट में हल्की सी हलचल मच गई। सुनीता ने घबराते हुए कदम रखे, फिर जैसे उसके पैर थिक हो गए। उसने कोर्ट में सिर झुकाकर कहा, मैं शर्मा सर के साथ 18 साल पहले काम करती थी। एक दिन मैंने उन्हें किसी कलेक्टर टाइप आदमी के साथ ज्वेलर के गोडाउन में जाते देखा, और मैंने उनकी पत्नी सवित्री जी को रोता हुआ भी देखा था। उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे दार है, शर्मा मुझे खामोश कर देंगे। जज शर्मा का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसने तुरंत उत्तर दिया, ये झूठ है, ये सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब कोर्ट में हवा बदल चुकी थी। रवि ने आगे बढ़कर कहा, मैं सिर्फ एक भिखारी हूं, पर जब मैं मीरा से मिला, मुझे महसूस हुआ कि ईमानदारी एक महंगा गहना है जिसे हर कोई नहीं पहन सकता। उसने अपनी झोली से एक पुरानी कागज की पट्टी निकाली, माँ की डायरी का असली पन्ना। उस पर लिखा था, अगर मैं नहीं रही तो मीरा सच समझे। लॉकर 217 में मेरी जिंदगी की सच्चाई है। जज ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका लॉयर भी अब चुप था। जज की आंखों में पहली बार शंका दिखाई दी। कोर्ट की मुखिया जज ने सब डॉक्यूमेंट्स देखे। फिर उन्होंने रवि से पूछा, तुमने पहले सबूत देने के बजाय अपने ऊपर इल्जाम क्यों लिया? रवि ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जब मीरा की मां की यादों को लोग झूठ बोलने लगे, तो मैंने सोचा कि अपने आप को बदनाम करके उसके सच को जिंदा रखना ही बेहतर होगा। मीरा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बोर्ड पर लिखा, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, पर अगर मां जिंदा होती तो वो आज गर्व करती। कोर्ट में बैठे लोग तालियां नहीं मार रहे थे, पर उनकी आंखों में संवेदना थी, सम्मान था। जज ने आंख झुकाई। बाहर लोगों का समूह शांत था, पर उनका भरोसा अब रवि और मीरा पर था। मुखिया जज ने फैसला सुनाने के लिए कोर्ट को स्थगित किया, लेकिन एक बात कहकर उठे, यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उस समझ का प्रतिनिधित्व करता है जहां आवाजों को दबा दिया जाता है। आज उन आवाजों ने हमें जगा दिया। उस दिन मुंबई में बारिश नहीं हुई, लेकिन लोगों के दिल भीग गए। एक मां की सच्चाई, एक बेटी का संघर्ष और एक भिखारी का सच इतना गहरा था कि सब कुछ बदल गया। हाई कोर्ट ने जज अरुण देव शर्मा को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया। आधिकारिक जांच शुरू हो गई थी और जनता के बीच एक नई लहर उठ चुकी थी। मीरा और रवि के नाम अब हर जुबान पर थे। लेकिन जब सच की रोशनी किसी अंधेरी जगह तक पहुंचती है, तो सिर्फ सच ही नहीं, उस रोशनी में छुपी परछाइयां भी बेचैन हो जाती हैं। शर्मा को कोर्ट ने एक नोटिस दिया था। आंतरिक जांच पूरी होने तक उसे मुंबई छोड़कर नहीं जाना था। पर 3 दिन बाद सुबह उसका ड्राइवर पुलिस स्टेशन में अकेले गया और सिर्फ एक बात बोली, साहिब घर पर नहीं है। पुलिस जैब को थी पहुंची तो शर्मा का कमरा खाली था। डेस्क पर एक छोटी चिट्ठी थी। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन यह भी जरूरी था। मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूं। शहर भर में हंगामा मच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि शर्मा ने सुसाइड कर लिया, कुछ मानते थे कि वो देश छोड़कर भाग गया। पर सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि मीरा ने अपने पिता का अंतिम रूप एक पल में खो दिया। एक आखिरी संवाद, एक आखिरी शब्द तक नहीं मिल पाया। मीरा ने उस चिट्ठी को बार बार पढ़ा। उसमें पछतावा था या आरोप, ये समझना मुश्किल था। उसने नोटबुक में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, जो सच के सामने टिक नहीं सका वो मुझे जिंदगी भर का सवाल दे गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने जज शर्मा के नाम पर 9 लॉकर और 3 बेनामी प्रॉपर्टीज का पता लगाया। उनमें से कई जायदादें उन लोगों के नाम कब्जाई गई थी जिनके केसेस शर्मा ने सुने थे। डायरी के सभी पेजेस को फॉरेंसिक लैब ने वेरीफाई किया। फोटोस असली साबित हुई।
मीडिया ने इस केस को द कंगन फाइल्स नाम दिया। पर रावी के लिए सब कुछ बदलने के बाद भी जिंदगी वैसी ही थी। उसने शहर का कोना नहीं छोड़ा, चर्चगेट स्टेशन पर ही रुका रहा। वही कोने वाला बेंच, वही तोड़झोला और वही आवाज जिसमें अब कुछ लोगों ने इंसानियत सुननी शुरू कर दी थी। लेकिन अंदर से रवि बदल चुका था। लोग उस पहले भिखारी कहते थे, अब सच का रखवाला कहने लगे। एक दिन मीरा उसे मिलने आई। उसके हाथ में मां का कंगन था। उसने रवि के हाथों में वो कंगन रखा और बोर्ड पर लिखा, ये तुम्हारे वाजा से वापस मिला। इसका असली मोल पैसे नहीं, तुम्हारा ईमान है। रावी ने कंगा को हाथों में लिया और आंखों से लगा लिया। ये सिर्फ तुम्हारा है, उसने कहा। मैं सिर्फ एक जरिया था। उस रात रवि अपने बेंच पर अकेला था जब एक लाल रंग का लिफाफा उसके बग में रखा हुआ मिला। लिफाफे के अंदर एक छोटी चिट्ठी थी। सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तेरी ईमानदारी ने मुझे बर्बाद किया पर आज़ाद भी। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक ट्रेन टिकट थी बनारस के लिए और एक पुराना 5,000 का नोट। रवि ने लिफाफा बंद किया, लेकिन कुछ देर तक उसे पकड़े रखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद यह चिट्ठी शर्मा की थी, शायद नहीं, लेकिन रवि जानता था यह उस आदमी की चिट्ठी थी जो हार गया, पर एक छोटी सी जीत से कुछ सीख गया। अगली सुबह मीरा एक एनजीओ में गई, वही जगह जहां कभी उसकी मां वॉलंटियर थी। उसने वहां एक फंड क्रिएट करवाया, सवित्री स्मृति फंड, जिसमें शर्मा के जब्त किए गए गहने और पैसों का कुछ हिस्सा उस करने दिया गया। उसने सब कुछ वहां डोनेट कर दिया। बोर्ड पर लिखा, जो छुपाया गया था अब वो सबके काम आएगा। एनजीओ ने डिसाइड किया कि वो फंड उन औरतों के लिए होगा जो डोमेस्टिक अब्यूज और इनजस्टिस से गुजार रही हैं। हर कंगन, हर ज्वेलरी का एक नया रूप दिया गया, किसी के स्कूल फीस, किसी के शेल्टर के रूप में। मीरा ने रवि से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम भी वहां आओ। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। रवि ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कहानी बन गया हूं, पर उस कहानी का हर पन्ना तुम लिख रही हो। रवि ने बनारस की टिकट छुपा कर रखी। शायद कभी जाएगा, लेकिन अभी नहीं। शहर में अब भी कई लोग थे जो अंधेरे में जी रहे थे। रवि उनके लिए था। एक आवाज, एक कहानी, एक याद। जज शर्मा चला गया था, पर उसके पीछे छोड़ी हुई तस्वीर अब एक अदालत बन गई थी, जहां सच पहली बार जीता था, बिना किसी गनशॉट के, बिना किसी मुकादमे के। और मीरा, उसने लिखना बंद नहीं किया। हर दिन एक नए पेज पर मां के लिए एक नया शब्द लिखती। तुम चली गई, पर सच के रूप में तुम वापस आई हो। 3 महीने गुजर चुके थे। मुंबई की बारिश ने शहर के चेहरे को धोया था, लेकिन कुछ लोगों के दिल पर लिखी कहानियां कभी नहीं धुलती। रवि अब भी चर्चगेट स्टेशन पर था, वही जगह जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी, वही कुर्सी, वही झोला। लेकिन अब उसके आसपास सब कुछ अलग था। हर दिन कुछ नए लोग आते, उसे देखते, मुस्कुराते, कुछ बातें करते, जैसे एक भिखारी नहीं, एक कहानी सुनाने वाले बाबा के पास आए हो। रावी ने बोलना नहीं छोड़ा था। उसकी आवाज में अब एक ठहराव आ गया था। हर शाम वो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठकर छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता। कभी कबीर के दोहे, कभी अपनी माँ का जिक्र, कभी एक बहरी लड़की का जिक्र जो बोल नहीं सकती थी पर दुनिया को जगा गई थी। उसकी बातों में सच था, तड़ था और एक अजीब सी रोशनी भी जो अंधेरे में भी नजर आती थी। एक दिन जब रावी प्लेटफॉर्म के किनारे बैठा था, एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में बड़प्पा था। उसने रावी के सामने एक कागज का टुकड़ा रखा। उसमें लिखा था, क्या आप वही हो जो मीरा दीदी के दोस्त हो, जिन्होंने उनका सच दुनिया तक पहुंचाया? रावी ने लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं रावी हूं, और अगर तुम मीरा दीदी को जानती हो तो तुम भी सच की दोस्त हो। लड़की बहरी थी। उसने रावी के हाथों में एक छोटी सी प्लास्टिक की चूड़ी दी। सस्ती थी, लेकिन रंग बिरंगी। रावी ने उसे लिया जैसे सोना मिला हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कंगा जैसा ही है, उसने कहा, पर इसमें तुम्हारा सच है। उसी रात मीरा ने एक सेमिनार अटेंड किया। भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोग, एनजीओ के वॉलंटियर्स और कुछ मीडिया के लोग वहां थे। मीरा ने साइन लैंग्वेज में एक लंबी स्पीच दी। उसकी इंटरप्रेटर ने हर लफ्ज ट्रांसलेट किया। उसने बताया,
कैसे एक भिखारी ने उसके जीवन का रुख बदल दिया, कैसे एक माँ की डायरी ने उससे सच बोलने की हिम्मत दी, और कैसे एक समझ जिसमें सच दब जाता है, वहां सिर्फ एक आवाज काफी होती है। उस सेमिनार का वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग मीरा के बारे में जानने लगे। उसका नाम एक मिसाल बन गया। मीरा जिन्होंने सुन नहीं सकती पर समझ सब गई। रवि का जिक्र भी उस हर कहानी में होता था। एक आर्टिकल का टाइटल था, जिसने कुछ देखा नहीं पर सब देख लिया। उसी महीने मीरा ने एक नया मिशन शुरू किया, एक छोटी लाइब्रेरी का निर्माण एक छोटी बस्ती में, जहां ज्यादातर लोग फुटपाथ पर रहते थे। उसने रावी को चिट्ठी लिखी, मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी कहानियों से बच्चे जीना सीखेंगे। रवि ने चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते माँ की डायरी के उस पंक्ति को याद किया, सच वो दान है जो बांटने से बढ़ता है। उसने मीरा को जवाब नहीं दिया, लेकिन एक दिन स्टेशन से उतरकर सीधा उस बस्ती की तरफ निकाल पड़ा, हाथ में वही झोला और दिल में वही कहानियां। जब मीरा ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था। उसने अपने हाथों से साइन किया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कहानी हूं। कहानियां देर से ही सही लेकिन वापस आती हैं। उस नई लाइब्रेरी का नाम था सवित्री स्थाल। एंट्रेंस पर एक टेबल था, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में एक छोटी सी चीज रखी थी। वही कंगा, अब जिसमें सोना नहीं था पर इतिहास था। उसके नीचे एक पट्टा चिपका था, जो चमका नहीं पर रोशनी बन गया। बच्चे लाइब्रेरी में आते, कहानियां सुनते, रवि से सवाल करते, और हर बार मीरा उन्हें लिख कर समझाती। उस जगह में शोर नहीं होता था पर जीवन था, एक नई रोशनी, एक नई दुनिया। रवि ने एक दिन मीरा से पूछा, क्या तुम्हें लगता है लोग बदल गए हैं? मीरा ने बोर्ड पर लिखा, नहीं, पर कुछ लोगों ने देखना सीख लिया है, और वही काफी है। उस रात रवि ने माँ की डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो कभी अकेला महसूस मत करना। हर कहानी में एक रवि होता है, हर कहानी में एक मीरा भी। रवि ने डायरी बैंड की। उसने छोटी छोटी आवाजों में वो दोहे सुनाए जो माँ ने कभी गाए थे। मीरा ने उस पर एक चादर ओढ़ा दी। उस रात बारिश फिर से शुरू हो गई थी। साल गुजर गए। मुंबई ने नए पुल, नए फ्लाईओवर, नए शॉपिंग मॉल देख लिए, पर चर्च गेट स्टेशन के कोने में एक पुरानी कुर्सी अब भी वैसी ही थी, बस उस पर बैठने वाला अब बुढ़ा हो गया था। रवि के बालों में सफेदी थी, चेहरे की झुर्रियों में कहानियां छुपी थी। उसकी आवाज अब पहले से धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी बातें अब भी लोगों के दिल तक उतर जाती थी। प्लेटफॉर्म के बच्चों के लिए रवि दादा बन गया था, एक ऐसा कहानी वाला जो अंधेरे में रोशनी बेचता था। एक दिन लाइब्रेरी के एक वॉलंटियर ने रवि से कहा, कल मीरा मैडम आपसे मिलने आएंगी, एक खास काम है। रवि सिर्फ मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस माँ की डायरी के एक पन्ने को फिर से पढ़ा, जैसे किसी पुरानी याद को महसूस कर रहा हो। अगले दिन सुबह लाइब्रेरी के बाहर एक छोटी कार रुकी। मीरा उतर रही थी। अब उसके हाथों में एक छोटी सी बच्ची थी। मीरा ने साइन किया, मैं उससे तुमसे मिलवाने आई हूं। रवि ने बच्ची को गोद में उठाया। उसने उसका हाथ छुआ। छोटी सी उंगलियों में कुछ पहचाना सा एहसास था। नाम क्या है इसका? रवि ने पूछा। मीरा ने बोर्ड पर लिखा, सवित्री। रवि के आंसू तुरंत उसकी आंखों के किनारे से बह गए। उसने उस छोटी सी सवित्री के कान के पास झुककर कहा, तेरी नानी ने दुनिया का सबसे बड़ा सच छुपा कर रखा था, और तेरी माँ ने उसे दुनिया के सामने लाया। मीरा ने रवि का हाथ पकड़ा। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो। लाइब्रेरी सिर्फ शुरुआत थी। अब हम एक छोटा सा गांव में घर बना रहे हैं, जहां बचपन, सच और कहानियां साथ में रहेंगे। रवि ने पहली बार जिंदगी में बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। अगले हफ्ते रवि, मीरा और छोटी सावित्री एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर मुंबई के शोर से दूर एक संत हश गांव की तरफ निकाल गए। रास्ते में रवि ने हर मोड़ पर कुछ याद किया। कंगन का मिलना, जज शर्मा का झूठ, मीरा की माँ की डायरी, कोर्ट का फैसला, और सबसे ज्यादा मीरा की वो आंखें जिसमें कभी दाढ़ था, अब सिर्फ रोशनी थी। गांव में उन्होंने एक मिट्टी और ईंटों से बना छोटा सा मकान खरीदा। बगीचा छोटा था, लेकिन हर तरह के फूल थे, और मकान के एक कोने में एक रूम बना, एक नई लाइब्रेरी।
उस लाइब्रेरी के बीच एक शीशे की अलमारी थी जिसमें एक छोटी सी पुरानी चीज रखी थी, वही कंगन जो रावी ने कभी कचरे के ढेर में महसूस किया था। उस कंगन के नीचे एक पट्टा था। सच चमकता नहीं, लेकिन अंधेरे में रास्ता दिखाता है। लाइब्रेरी में हर हफ्ते नए बखे आते। मीरा उन्हें लिखने और संकेत भाषा सिखाती और रावी उन्हें कहानियां सुनाता। हर कहानी का अंतिम मोड़ एक ही होता, सच छुप सकता है लेकिन मर नहीं सकता। एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर लाइब्रेरी देखने आए। उसने रवि से पूछा, आपके हिसाब से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल कौन सा था? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब एक बहरी लड़की ने दुनिया को सुनना सिखाया। रिपोर्टर ने फिर पूछा, और सबसे बड़ा दाढ़? रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब मैंने सच बताया और दुनिया ने उसे झूठ समझा। पर फिर एक लड़की ने मेरे लिए आवाज बनकर सब कुछ बदल दिया। उस रात रवि, मीरा और छोटी सवित्री लाइब्रेरी के वरांडा में बैठकर चाय पी रहे थे। मीरा ने डायरी का वो आखिरी पन्ना निकाला जिसमें माँ ने लिखा था, सब कुछ चला जाए तो भी सच को संभाल लेना, वही सबसे बड़ा गहना होता है। रवि ने डायरी का पन्ना छोटी सवित्री को दिया और कहा, इससे संभाल कर रखना, एक दिन तू भी किसी को सच सुनाएगी। रात के अंत में मीरा ने संकेत भाषा में रवि से एक बात कही। उसने कहा, तुमने मुझे जिंदगी जीना सिखाया, तुम मेरे पिता जैसे हो। रावी ने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और दोनों ने लाइब्रेरी के अंदर रखे उस आखिरी कंगन को एक बार फिर से देखा। लाइब्रेरी के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी छांव में छोटी सवित्री मिट्टी में कुछ लिख रही थी। मीरा उसे देखकर मुस्कुराई। रवि ने आंख बंद की। उसकी सांस ठहरी हुई थी, पर उसका चेहरा शांत था। उस रात अंधेरा था, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया, क्योंकि लाइब्रेरी के शीशे के अंदर एक पुराना कंगा अब भी रोशनी छोड़ रहा था।